ऑपरेशन फ्रीडम डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खत्म कर दिया पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे। ईरान के वजीर खारजा सालसी तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन रशिया भी जा रहे हैं, चाइना भी जा रहे हैं। ईरान तो एक बहाना है, वरना टारगेट जो है वो इस डायरेक्ट चाइना। अगर अमेरिका ने रूस की बात नहीं मानी ईरान पर तो चीन की मान लेगा। दोनों पार्टीज के पास इस वक्त ऑप्शन जो है बहुत ही लिमिटेड रह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने मुसलसल कैंपेन में हर जगह ये कहते थे कि अगर मैं सदर होता तो रशिया चाइना अलायंस ना होने देता। डोनाल्ड ट्रंप साहब कोशिश में है कि जल्द से जल्द इस ईरान को खत्म करके क्यूबा की तरफ तवज्जो दी जाए। जब प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना उतरेंगे, साथ ही ईरान के ऊपर हमला शुरू कर दिया जाएगा। जेडी वैंस और कालिबॉफ साइन कर देंगे या आपके ख्याल में ट्रंप खुद का साइन करने जाएंगे आफ्टर चाइना? इस वक्त वहां पे जो जहाज इतनी तादाद में 1550 जहाज हैं, उनको निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से साजिद तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद तारिक साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच मुजम्मिल भाई। साजिद तारिक साहब, वो ऑपरेशन फ्रीडम डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ख़त्म कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे। तो और ये भी ऐलान कर दिया कि एपिक फ्यूरी भी ख़त्म हो गया है। पर फैजाबाद खुला है। मैं तो दसा तुम कहते होंगे फैजाबाद बंद होएगा तो कुछ होना है। ये दो ऑपरेशन बंद हो गए ने, लेकिन फैजाबाद खुला है। नहीं, अड्डा पीर वधाई मेरे ख्याल से जल्दी बंद होएगा, या फिर कोई अजय टाइम टेबल देखो। द मुजम्मिल भाई, दो चार चीजें द वेरी इंपॉर्टेंट आई वांट टू डिस्कस। हाँ। कि एक तो वजह बंद करने की वजह क्या थी। एक तो वजह सबसे बड़ी जो सामने नजर आई है कि ग्रांट मिले हैं, एक डिफेंस के एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा था कि जो ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम बड़ा मुश्किल चीज थी। हम्म। एक तो तकरीबन इस वक्त वहां पे जो जहाज इतनी तादाद में 1550 जहाज हैं, उनको निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। दूसरा, लंदन के चेथम हाउस के अंदर नेता लाभ है, एक डिफेंस वो भी एक्सपर्ट है। उन्होंने कहा दिस कैन बी ए डेंजरस, वेरी डेंजरस गेम, कि किसी एक भी जहाज के ऊपर हमला होता और एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती और तीसरी एक और एक बहुत बड़ी जंग को का खतरा था मौजूद। तो इस पे बंद करना पाकिस्तान ने भी रिक्वेस्ट की, और उसके बाद लेकिन दो चीजें इसमें जो नजर आ रही, ईरान के वजीर खारजा सालसी तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन ईरान के वजीर खारजा रशिया भी जा रहे हैं, चाइना भी जा रहे हैं, उनसे भी बातें कर रहे हैं साथ। तो इस वक्त अगर देखा जाए, और आज की मैं जो चंद जरीदे हैं जो इंटरनेशनल, उनकी बात करना चाहूंगा उस हवाले से। एक तो मार्को रूबियो का अल जजीरा में आया है कि उन्होंने कहा कि जंग खत्म हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं वी आर नेगोशिएटिंग, हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ चुका है, वन पेजर, और उसको हम देख कर वापस भेजेंगे ईरान के पास, और ईरान 48 घंटे के अंदर अंदर उसके ऊपर अपना रिस्पॉन्ड देगा। हम्म। दूसरी चीजें जो सामने आ रही हैं इस वक्त, दूसरे जरीदे क्या लिखते हैं हम्म। कि जो हमारे ईरान के वजीर खारजा हैं वो जाके वैंग ली से क्या बातें करेंगे। तो तीन शर्तें सामने आई हैं, चौथी मैं ऐड करूंगा। तीन चीजें जो सामने आई हैं, एक तो क्लैरिफाई करने गए हैं कि हम अमेरिका के साथ क्या बातें कर रहे हैं, एग्रीमेंट किस किस्म का होगा। दूसरा वो, और तीसरा कि उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज हम नहीं साइन करेंगे जिसमें चाइना का इंटरेस्ट खराब हो वहां पे। दूसरा पॉइंट उन्होंने उसके साथ डिस्कस उनके साथ करेंगे कि ईरान और चाइना के रिलेशनशिप आज कहां खड़े हैं, और उनको मजीद स्ट्रेंथन किस तरह किया जा सकता है। तीसरी चीज, फ्यूचर के बारे में देखने गाइडलाइन लेने गए हैं कि गल्फ और मिडल ईस्ट के फ्यूचर में ईरान और चाइना का रोल क्या होगा। ये तीन चीजें हैं जो इस वक्त उनके बयानिए के हिसाब से सामने आई है रिटर्न, कि ये तीन चीजें इस वक्त चाइना के अंदर डिस्कस हो रही हैं। चौथी चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि वो प्रेशर क्रिएट करने गए हैं चाइना पे कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप वहां पे आए तो आप किसी न किसी तरह से गारंटी दे हमें कि दोबारा हम पे हमला नहीं करेंगे। अब उसमें चाइना इस पोजीशन में है या नहीं है, या प्रेसिडेंट ट्रंप किस मूड में है, वो क्या करेंगे। जो इस वक्त दूसरी चैटर जो चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, मैं समझता हूं उसको भी डिस्कस करना चाहिए। कि लोग इस वक्त, मुजम्मल भाई, ये समझते हैं, दुनिया कहती है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना उतरेंगे, साथ ही ईरान के ऊपर हमला शुरू कर दिया जाएगा, ताकि वो एक प्रेशर के साथ वहां जाएं और अपनी चीजें मनवा कर आएं,
और चाइना को मजीद डरा धमका के वहां से आए। क्योंकि देखा जाए तो बड़ी दुनिया ये समझती है कि ईरान तो एक बहाना था, दर हकीकत अमेरिका का टारगेट जो था वो चाइना था। वेनेजुएला में भी चाइना का तेल था और ईरान में भी चाइना का तेल था। तो दर हकीकत ईरान तो एक बहाना है, वरना टारगेट जो है वो इस डायरेक्ट चाइना। इसको भी वैसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बात काफी हद तक सोचा जाए तो इस वक्त जो डीप अच्छा स्टेट है। नहीं, पर आप देखें, अब मैं ये चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ आपसे कि जब एपिक फ्यूरी भी बंद हो गया, फ्रीडम भी बंद हो गया, तो अमेरिका ने तो जंगी ऑप्शन दोनों खत्म कर दिए ना। फ्रीडम में ये था कि अगर अमेरिकन शिप पर हमला होता तो अमेरिकन जवाब देकर हमला कर सकते थे, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास रिस्पॉन्ड करने का राइट तो मौजूद है अगर जंग शुरू करने का नहीं है। तो आप कहते हैं चाइना पहुंचने से पहले हमला करेंगे, तो ना एपिक फ्यूरी होगा ना फ्रीडम होगा, एक नया ऑपरेशन शुरू करेगा चाइना पहुंचने से पहले। ये नहीं, दर हकीकत मैं एग्री नहीं करता इस ऑप्शन से। बल्कि इसकी एक और चीज है, बल्कि जो मैं एग्री करता हूं मार्को रूबियो साहब की स्टेटमेंट से कि जंग खत्म हो चुकी है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वहां से एक शिप कैरियर जो है वो वापस नॉर्फोक वर्जीनिया की तरफ रवाना हो चुका है। तीन थे वहां पे और सबसे बड़ा जो कैरियर है वो वापस शुरू है। ये दुनिया स्पेकुलेट कर रही है कि शायद हमला हो जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि वार इज ओवर। अब जो मैंने आपको अर्ज की है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वन पेजर आ चुका है, उस और उसके ऊपर फ्रेमवर्क के ऊपर दोनों पार्टीज एग्री कर चुकी हैं। और अगर ये ना होता तो ये ऑपरेशन दोनों बंद ही नहीं करने थे, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी आज भी ये समझता है कि ब्लॉकेड काम कर रहा है। ईरान जो है, जो उनका ईरान को जो हमने ब्लॉकेड दिया इस दफा काम कर रहा है। इकानमी खराब है, करेंसी डी वैल्यू है, फूड शॉर्टेजेस हैं, और ईरानी लोग, अगर हमने ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। अगर हम ये कुछ अरसा ब्लॉकेड चला, मेरा ख्याल 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, तो वैसे भी अनरेस्ट शुरू हो जाएगा ईरान के अंदर। मेरे ख्याल में दोनों पार्टीज के पास इस वक्त ऑप्शन जो है बहुत ही लिमिटेड रह चुके हैं। अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर है, एलाइज का प्रेशर मौजूद है, यूएई के ऊपर जो 4 मिसाइल जो परसों आए हैं उसका भी प्रेशर है। तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो मुजब्बल भाई मेरे ख्याल में वार इज ऑलमोस्ट ओवर। अब जो कहते हैं ना, अब सफाई होनी है, सफाई हो रही है। छोटी छोटी चीजें, कंडीशंस डिस्कस की जा रही हैं, किस तरह की जाती हैं। इसराइल के हवाले से आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे अपनी असम्बलियां तहलील करने लगे हैं। अक्टूबर का इलेक्शन है, रोश शाना उनका त्यौहार है, तो वो भी जल्दी में है कि किसी ना किसी चीज को इस इलेक्शन में। और दूसरा, वहां पे उनके नफ्ताली बेनेट जो हैं, वो जो दूसरे कैंडिडेट हैं, वो भी एक्टिव अपनी सियासी सरगर्मियां उन्होंने शुरू कर दी इसराइल के अंदर। तो मेरे ख्याल में जिस तरह आपने देखा होगा कि आपके पड़ोस में एक जिस तरह का इलेक्शन हुआ है, आपने देखी उसकी हालत भी, बीजेपी बंगाल की वाला। हालत। तो बिल्कुल ही एक अब दुनिया ने एतबार करने छोड़ दिया है भारतीय डेमोक्रेसी पे, कि जिस तरीके से वो सियासतदानों को खरीदते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को, और बड़ी बड़ी एटीएम मशीनें उन्होंने रखी हैं। तो अब मेरे ख्याल में चंद दिनों में आप मजीद देखेंगे, सिर्फ पंजाब और एक दो और स्टेटें रह चुकी हैं, वहां पे भी खरीदो फरोख्त होगी सियासतदानों की। और जिस तरह की सियासत वहां पे हालात देख रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे अमेरिका के अंदर भी अगर देखा जाए, तो मैं पर्सनली अमेरिकन जमहूरियत से मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और जहाँ पे 250 साल की हिस्ट्री है, अगर जहाँ पे जमहूरियत सही तरीके से नहीं चल पा रही, तो फिर दूसरी दुनिया के अंदर क्या हालात होंगे। तो मेरे अच्छा ख्याल नहीं, में अब आप ये समझते हैं कि अगर जंग नहीं है और ब्लॉकेड है, और आप भी कहते हैं 2 हफ्ते का ब्लॉकेड है, तो ये दौरा चीन से पहले मुआहदा हो जाएगा ईरान और अमेरिका का, या दौरा चीन के बाद हो? मेरा मेरा मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रम्प जो इसके बाद होगा, प्रेसिडेंट ट्रम्प जाके चाइना के साथ भी चीजें डिस्कस करेंगे। और जिस हम्म। तरह मैंने आपको बताया कि तीसरी जो टर्म डिस्कस की जा रही है, कि फ्यूचर ऑफ गल्फ और रोल ऑफ ईरान एंड चाइना इन द गल्फ, इन द जीसीसी कंट्रीज। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद चीजें साइन की जाएंगी, जो मेरा अपना जाती ख्याल है। और देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि दोबारा ये सारी चीजें इस्लामाबाद के अंदर डिस्कस हो सकता है वहां पे सारे सदर फिर दोबारा इकट्ठे हों, फिर एक स्टेज सजे इस्लामाबाद के अंदर। दैट इज अ पॉसिबिलिटी एज वेल। लेकिन ये देखें ना जी, अब ये कह रहे हैं कि पहले इराकची साहब जो हैं रशिया गए, उसके बाद पुतिन ने ट्रम्प से बात की, लेकिन पुतिन ट्रम्प की गुफ्तगू के नतीजे में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। हालांकि पुतिन इराकची साहब को मिले। अब इराकची साहब चीन गए हैं,
मुझे नहीं, क्या आपको लगता है कि अमेरिका चीन, अगर अमेरिका ने रूस की बात नहीं मानी ईरान पर, तो चीन की मान लेगा? नहीं मानेगा उसमें, अपनी टर्म्स पे बात करेगा। लेकिन चाइना के साथ दो चार चीजें अर्ज करना चाहूंगा कि चाइना रशिया के साथ, एक तो यूरोप बिल्कुल खिलाफ है रशिया के यूक्रेन वार की वजह से, और दूसरा उनके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस मौजूद हैं। तीसरी बात है कि इसमें इसमें लीनियंट होंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। उसकी वजह यह है कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वो वांट टू बिल्ड द रिलेशनशिप विद चाइना। और दूसरा, अगर देखा जाए दुनिया के अंदर इकोनॉमिक पावर चाइना है, रशिया नहीं है। और दूसरा, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना इज वे अहेड ऑफ रशिया। तो मेरे ख्याल में अगर इस लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका अपना वोट जो है वो डालेगा चाइना की तरफ। और दूसरा, आपको मैं ये भी अर्ज करना चाहूंगा मुजम्मिल भाई, डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने मुसलसल कैंपेन में हर जगह ये कहते थे कि अगर मैं सदर होता तो अमेरिका, अब तो रशिया चाइना अलायंस ना होने देता। तो एक दूसरी अपॉर्चुनिटी है इस दौरे के दौरान कि वो उस अलायंस को कमजोर करने की कोशिश करें, चाइना के साथ लवी डवी हो, ताकि चाइना रशिया से हटे और अमेरिका के करीब आए। तो वो इस अपॉर्चुनिटी को भी इस्तेमाल डोनाल्ड करने की। ट्रम्प साहब कह रहे हैं मैं तो भी 8-9 साल और बरसर इक़्तिदार रहूंगा। तो ये 8-9 साल और कैसे वो बरसर इक़्तिदार रहेंगे? आप तो हमें बताते हैं उनकी लास्ट टर्म है, अगली दफा वो लड़ नहीं सकते। वो कहते हैं मैं भी 2 दफा और लड़ सकता हूँ, 8 साल और लड़ूंगा। तो आई नहीं, थिंक वो ट्रम्प उन्होंने, साहब देख गल नहीं रल रही आपस वो जोश खताबत में उन्होंने ये कहा है। बल्कि में। जो बिजनेसमैन थे उनका मैंने वो बिल्कुल वो वर्ड सुना है। उन्होंने कहा कि अगर आप ये टैक्स ब्रेक एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर मुझे 9 साल रखें, तो इस टैक्स को एंजॉय करें। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी अमेंडमेंट हो चुकी है तो अमेरिका में भी हो सकती है। बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिकन अभी दे आर नॉट रेडी टू हैव द प्रेसिडेंट फॉर द 9 years। और मैं समझता हूँ कि इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल इस चक्कर के इसमें कोशिश में है कि जल्द अज जल्द इस ईरान को खत्म करके क्यूबा की तरफ तवज्जो दी जाए और उसकी बड़ी ट्रॉफी अपने सामने रखें मिड टर्म इलेक्शन से पहले। और देर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि अगर वो ये क्यूबा इस वक्त तैयार बैठा है, वो दे आर वेटिंग कि अमेरिकन उनके साथ एंगेज करें और उनके सैंक्शंस खत्म की जाएं और वहां पे ट्रेड रिलेशनशिप उनके साथ हों। तो मेरे ख्याल में वेनेजुएला और क्यूबा, ये दोनों। और तीसरा, ईरान। ईरान की वजह यह है इस वक्त उनके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि मैं बराक ओबामा से बड़ा एग्रीमेंट इन द फेवर ऑफ अमेरिका लेकर आऊं और ब्रैग कर सकूं उसको। और दूसरा, नवी 8 जंगें पहले 8 हफ्तों में, अब वो ईरान की जंग को भी कहेंगे कि मैंने नवी जंग भी मैंने रोकी थी। तो फिर वो 9 जंगों का की ट्रॉफी सामने लेकर फिर दोबारा नोबेल पीस प्राइज के कैंडिडेट बने। तो मैं समझता हूं कि वो ही इज इन रश। नहीं, पर आप ये भी तो बताएं इस वक्त मिड टर्म की क्या पोजीशन है अमेरिका में? इस इस वक्त वक्त अभी तो अभी पॉपुलैरिटी लो लेवल पे है। इस वक्त तो रिपब्लिकन नहीं जीत रहे, ट्रम्प के उम्मीदवार हारेंगे इस वक्त तो। इस वक्त तो सूरत हाल जो है वो इट इज वेरी टफ। लेकिन ये कि नवंबर तक अभी टाइम मौजूद है। अगर ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक स्टेटमेंट पे अंदाजा लगाएं मुजम्मल भाई, एक स्टेटमेंट के ऊपर तेल $101 पे था बैरल। और उनकी एक स्टेटमेंट पे जंग को रोकने से, इसको अपने ऑपरेशन फ्रीडम को रोकने से, प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने से $92 पे आ गया एक स्टेटमेंट पे। और आज हमारे सेक्रेटरी एनर्जी और सेक्रेटरी कॉमर्स में भी इन्होंने 2 दिनों में कहा है कि आप देखेंगे कि गैस की प्राइसिंग किस तेजी से नीचे जाती हैं। गैस की प्राइसेस नीचे जाती हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल पे आता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स ब्रेक दी जाए। अगले दिनों उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि जो सीनियर सिटीजन, जो कि ज्यादातर वोटर इस वक्त अगर देखा जाए वोटिंग स्टेशंस पर, सबसे ज्यादा वोट डालने वाले सीनियर सिटीजन बूढ़े लोग होते हैं, उनकी उन्होंने जो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर टैक्स खत्म कर दिया है। तो वो ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे उनकी पॉपुलैरिटी मजीद बढ़े। और इसी तरह के मजीद स्टेप लेंगे। देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि अभी तक इम्पॉसिबल नहीं हुआ कि नहीं जीतेंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो डेमोक्रेट पार्टी के अंदर लीडरशिप का फुकदान है। और लोग अभी तक 12 साल का ड्रामा बराक हुसैन ओबामा और जो बाइडन का अभी तक नहीं भूले। जिस तरीके से 4 साल बाइडन ने जो कुछ किया, देखे ऑटो पेन पे साइन, ना स्टेज पे चढ़ने की सलाहियत थी, ना बात करने की सलाहियत थी। और सारी दुनिया ने अब्यूज किया अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को, इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, इंडिया एंड इसराइल। तो उसके हालात अभी तक लोग नहीं भूले। ट्रेड पॉलिसीज को अब्यूज किया गया। अमेरिका के अंदर कोई मेरिट नहीं था, सिर्फ योर स्किन कलर एंड योर सेक्सुअल प्रेफरेंस वाज अ मेरिट।
तो लोग इस चीज से भी अच्छा, बेजार जो हैं। जो जो गारंटी ईरान मांग रहा है कि मुझ पर दोबारा हमला नहीं होगा, वो चाइना दे सकता है? देखें, चाइना इस वक्त अगर देखा जाए तो तीन प्लेयर्स में से सबसे स्ट्रांग प्लेयर अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चाइना है। तो मेरे ख्याल में, क्योंकि उनकी माशी, उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, और मेरे ख्याल में वो दे आर वे बेटर पार्टनर कि अमेरिका से ये बात कर सके। रशिया तो क्वालिफाई नहीं करता, जिस तरह के यूक्रेन में जंग है, क्रीमिया में है, और उनके ऊपर अपनी सैंक्शंस मौजूद है। मेरे ख्याल में इस पे सिर्फ अगर बात कर सकता है तो चाइना कर सकता है। और दूसरा, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप चाइना के बड़े अच्छे हैं। और मेरे ख्याल में, मैं जहां तक समझता हूं, अगर गारंटी दे ना दे, लेकिन काफी हद तक वो अपनी कुछ शराइत अपने फेवर में मनवाने में कामयाब होंगे। फिर ये मुआहिदा बीजिंग में होगा या इस्लामाबाद में होगा? ये भी तो हो सकता है ना कि चाइना चाहे कि ये बीजिंग में अमन पीस एग्रीमेंट साइन हो, ईरान अमेरिका बीजिंग में प्रेसिडेंट शी की मौजूदगी में साइन हो जाए। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। मैं समझता हूँ ये अभी भी मैं बहुत पूरी उम्मीद हूं कि ये साइन होगा, इस्लामाबाद में साइन होगा। दूसरी वजह यह है कि बीजिंग के अंदर जाके अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये साइन करते हैं तो अमेरिका वीक लगता है। और अभी तक अमेरिका जो अमेरिका के अंदर अवाम ये बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि वहां जाके साइन किया जाए एक थर्ड पार्टी। जो चाइनीज के बारे में अभी भी देखा जाए तो हमारा मीडिया बड़ा सख्त प्रोपोगंडा करता है। पाकिस्तान इज विल बी द न्यूट्रल पोजीशन, न्यूट्रल प्लेस होगी। और जिस तरीके से जब से डायलॉग शुरू हुआ है, पाकिस्तान का रोल एक बड़ा मुस्बत बन के पूरी दुनिया के सामने आया है। मेरे ख्याल में अमेरिकन विल बी मोर प्लीज कि ये साइन इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से आया, इस्लामाबाद के अंदर हो। और मैं ये समझता हूं कि इस्लामाबाद पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त बड़े बड़े जरीदे बड़े बड़े फोरकास्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन विद द बॉर्डरिंग विद द चाइना, इंडिया, ईरान, जियोग्राफिक लोकेशन और फिर रिलेशनशिप विद अमेरिका, मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी आइडियल सिचुएशन फॉर द फ्यूचर। नहीं, पर एक बात और भी तो है ना, देखें अब अगर इस वक्त जंग नहीं होनी, सिर्फ ब्लॉकेड ने चलना है। अभी जब फ्रीडम उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया तो ईरान ने यूएस शिप पे भी मिसाइल मारे, फुजीरा पे भी मारे। ईरान ने तो मतलब फ्रीडम की 24 घंटे में बुरकस निकाल दिया फ्रीडम का। ये नहीं है कि अमेरिकन को समझ आ गई कि आगे से ईरानी लड़ेंगे तो लिहाजा वो फ्रीडम मूवमेंट अपना ऑपरेशन फ्रीडम बंद करके भाग गए। नहीं, मेरे ख्याल में ईरान भी बैक फुट पे गया है। उन्होंने 4 मिसाइल तो मारे यूएई पे, लेकिन साथ ही उन्होंने इस चीज पे कह दिया कि हमने नहीं मारे, ये किसी दूसरे कंट्री ने मारे हैं। एक स्टेप आगे जाके 2 स्टेप पीछे आ चुके हैं। फिर उनकी 6 कश्तियां जो हैं, उनको वहां पे टारगेट बनाया गया है। और दूसरा, मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया है कि ब्लॉकेड काम कर रहा है तेहरान के अंदर इस वक्त, जिस तरह मैंने कहा है कि पीपल आर सफरिंग, प्रेशर मौजूद है। इस तरह बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि ईरान जो है वो तो वो। पाकिस्तान ने 6 लैंड रूट्स खोल दिए हैं ना, सामान तो चला जाएगा। सामान का तो कोई मसला नहीं। देखें, इस वक्त भी देखा जाए तो दुनिया में सबसे सस्ता फ्रेट जो है वो अभी तक शिपिंग है। और जिस वॉल्यूम के साथ चीज़ें चाहिए होती हैं, मेरे ख्याल में बसों या ट्रेनों पे वो चीज़ें नहीं जा सकती। मुझे अभी तक याद है, मैंने बल्कि मुजम्मल भाई आपसे ही सुना था साइनो चाइना ट्रेन के बारे में। फिर उस पर मैंने रिसर्च की थी कि चाइना से जा रहा है। फिर बल्कि मैंने रिसर्च की कि चाइना ने किस तरीके से टी पार्ट रिफाइनरीज बनाई। फिर उसके बाद उन्होंने किस तरह 1,000 लोगों से ज्यादा की मदद से शेल कंपनियां बना के ईरान और चाइना मिलके क्रिप्टो करेंसी के जरिए किस तरीके से सिस्टम को मैनिपुलेट करते रहे, बिलखसूस स्विफ्ट सिस्टम को। तो मैंने बल्कि वो आपके साइना चाइना चाइना पढ़ के मैंने उस पर रिसर्च की। इट वाज अमेजिंग थिंग द चाइना हैज डन, और दे हैव कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू इट। लेकिन अमेरिका उसको पकड़ चुका है। उनके वो जो वहां से जो उनको ऑक्सीजन आ रही थी, अमेरिका हैज उन लोगों के अकाउंट बंद कर चुका है। बल्कि आपने देखा होगा कि अभी एक हफ्ते तक उस चाइना ट्रेन के ऊपर भी हमले करने का एक प्लान सामने आया था। लेकिन मेरे ख्याल में अब चीजें, ईरान हैज काफी उनके आसपास घेरा लेकिन वो तंग। कहते हैं ना कि चूंकि चाइना और ईरान के दरमियान ट्रेन है तो तेल तो जा रहा है उस ट्रेन से। जो वो था ना कि कुएं बंद हो जाएंगे, स्टोरेज फुल हो जाएगा, वो चीज नहीं हो सकती। वो मिनिमम अपने कुएं चलाते रहेंगे और मिनिमम एक तेल जो है वो चाइना को भेजते रहेंगे उस ट्रेन के जरिए। लेकिन मेरे ख्याल में चाइना को तेल जाने से ईरान जो है, ईरान को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है मेरे ख्याल में। और दूसरा, ट्रेन जिस तरह है कि 10,400 मील लंबा ट्रेन का वो जर्नी है।
उस पे एक ट्रैक पे कितना तेल जा पाएगा, कितनी चीजें आ पाएंगी। दे आर चोकिंग एट द मोमेंट। मेरे ख्याल में ईरानियंस आर सफरिंग नाउ। दे हैव कम टू द पॉइंट, टू द टर्म्स। जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि ये बड़ी मुसद्दका खबर है कि दोनों पार्टीज एग्री करके एक पेजर जो है उनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी मोमेंट आप देखेंगे कि विद इन 48 आवर्स। फिर आप देखते हैं जेडी वैंस और कालिबॉफ साइन कर देंगे, या आपके ख्याल में ट्रम्प खुद का साइन करने जाएंगे आफ्टर चाइना? मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो वॉशिंगटन डीसी के पुराने रिपब्लिकन जो हैं वो मेरे जैसे खुद लोग ये चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, खुद जाएं ताकि इसको ग्लोरीफाई किया जा सके, मिड टर्म इलेक्शन में इसका भरपूर फायदा उठाया जा सके। पर आप देखें ना, अगर चाइना, ईरान और अमेरिका मुआहदा हो जाता है, एमओयू साइन हो जाता है, तो ये दुबई शुबई, कुवैत, कतर, दोहा, बहरीन, इनका क्या बनेगा? देखिए मेरे ख्याल में ईरान के ऊपर सैंक्शंस जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ, उनकी प्रोडक्शन के ऊपर एक टैप रखा जाएगा कि ताकि वो इतना तेल बेच सकें जिससे गल्फ कंट्रीज जो हैं उनके जो इनकम या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क ना आए। लेकिन डैमेज हैज बीन ऑफ कोर्स डन उस एरिया के अंदर। ये जो अगर देखा जाए 68 डेज, 68 डेज बड़े दिन होते हैं मुजम्मल भाई, फॉर अ वॉर। और उसमें बिलखसूस अगर देखा जाए तो गल्फ कंट्रीज के कुछ जो एरियाज हैं, बल्कि ईरान को तो 20 साल एटलीस्ट दे विल टेक एटलीस्ट 15 to 20 years टू रिकवर आउट ऑफ इट। तो वो डैमेज हैज बीन डन। वो जिस तरह कहते हैं कोविड के बाद द वर्ल्ड वॉन्ट बी द सेम फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम, इसी तरह से मेरे ख्याल में ईरान की इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से गल्फ जीसीसी कंट्रीज वॉन्ट बी द सेम फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम। नहीं, पर आप समझते हैं कि अबू धाबी जो दुबई की पॉलिसी है वो कामयाब रही, या सऊदी अरब की पॉलिसी कामयाब रही? देखिए, दो देखिए डिफरेंट पॉलिसीज नजर आई ना हमें। बिल्कुल एक बिल्कुल एमबीएस की पॉलिसी है, एक एमबीजेड की पॉलिसी है। देखें आपको दोनों में से बेहतर पॉलिसी कौन सी लगी? देखें मेरे ख्याल में दो चीजें मैं समझता हूं। सबसे पहले तो जीसीसी कंट्रीज इनकम बियॉन्ड द ऑयल, वो सारा आइडिया दुबई का था, यूएई का था। उन्होंने एक नया मॉडल सामने रखा जो कि कामयाब हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। फिर दूसरा सऊदी अरेबिया, जो कि सिर्फ सिर्फ पॉपुलर या चीजें बहुत कंट्रोल्ड और बहुत टाइट सोसाइटी थी वहां पे। एमबीएस ने उसको खोलने की कोशिश की, रिलेशनशिप अमेरिका से डायरेक्ट किए उन्होंने, जैरेड कुशनर से रिलेशनशिप बनाया अपने, वो ठीक किया उन्होंने। उन्होंने खोलने की कोशिश की, अल्टीमेटली दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दुबई येट। मॉडल उसकी कॉपी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, करना भी चाहेंगे लेकिन उसको टाइम लगेगा। फिर उसमें माजी में देखा है उनके खट्टे मीठे रिलेशनशिप दोनों के, कई दफा इकट्ठे अफ्रीका यमन में होते हैं, कई दफा अलग हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इन द फ्यूचर इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, जो क्रिएट हो रही है गल्फ के अंदर, इन द फ्यूचर मेरे ख्याल में ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद दूसरी दूसरी यही चीज होगी कि ईरान और यूएई जो है दोबारा सेम पेज पे इकट्ठे होंगे और हो जाएंगे मेरे ख्याल में। क्योंकि माजी में भी ऐसा होता रहा है। कतर के खिलाफ उन्होंने इकट्ठा अलायंस बनाया अपना, जिसमें वो कामयाब रहे। यमन में भी इकट्ठा काम करते रहे, अफ्रीका में भी करते रहे। इस वक्त भी जो सिचुएशन है, फ्यूचर में मेरा ख्याल में बोथ कंट्रीज विल कम टू द सेम टेबल अगेन। तो फिर आपको एंड पे फैजाबाद दोबारा बंद होते नजर आ रहा है इस्लामाबाद में? मुझे लग रहा है कि अड्डा पीर वदाई जो है तकरीबन हफ्ते 10 दिन तक बंद होगा। और मेरा वतन अजीज जो है एक दफ़ा फिर सुरखरू होगा दुनिया के हर चैनल पे। इस्लामाबाद इस्लामाबाद होगी, पाकिस्तान फील्ड मार्शल और सैयद और हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं दोबारा दुनिया की खबरों की रौनक बनेंगे। मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच साजिद तारिक साहब, हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।